आंखों में अंधेरा और दिल में हौसला था, आजादी में ना आँच आने दूंगा, ये मेरा माँ से वादा था। एक पल में गजरे की याद, एक पल में पिता की आवाज, हर गोली के साथ हो रहा था मेरे हौसले का आगाज। मैं प्रियंका सिंह मेजर कल्चर क्लासेस से बस आपको यही याद दिलाने आई हूँ कि हैप्पी कारगिल विजय दिवस। बस आपसे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए थे उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद एवरीवन। जय हिंद बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, आज की क्लास में अग्निवीर का पेपर जो हुआ है उस पर हम एनालिसिस करेंगे। किस टाइप क्वेश्चन आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। हार्ड आ रहा है, इजी आ रहा है, मीडियम आ रहा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में कट ऑफ की बाद में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर जो कल आया था। ओके बच्चों, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा बाइनोमियल थ्योरम का है। ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के अपॉन में एक्स होल पावर 5 में के विस्तार में आपको बताना है एक्स का गुणांक आपको दे रखा है 270। तो बताना है बेटा के का मान बताना है। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लिए हमने आपको बता रखा है कि एनपी माइनस पावर एक्स की पावर क्या है 1 है, तो ये अपॉन में p प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक है, अगर स्वतंत्र पद होता तो ये 1 हम नहीं लिखते, रख देते हैं। n का मान तो 5 है, p का मान ये 2 है, इतना तो आपको पता होगा। 1 अपॉन में 2 प्लस 1 कर लेंगे, ऊपर 10 में से 1 घटाओगे 9, 9/3 आपका क्या आ जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो हमें बताना क्या चौथा पद की बात आ गई। अब चौथे पद की बात करोगे तो 5c3 हो जाएगा और x से स्वतंत्र गुणांक लेना है तो यहाँ k की पावर 3 हो जाएगा। यही आपका 270 दिया हुआ है। करना क्या है, 5c3 का मान 10 होता है, 10 से 10 कट जाएगा और ये k क्यूब इक्वल टू 27 हो जाएगा। तो k का मान कितना आ गया, k का मान आपका 3 हो गया। कितना प्यारा क्वेश्चन है, k का मान 3 आ जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिगो का दिया है। ये भी मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था, मैराथन लिया था उसको भी इसमें भी डिस्कस कर रखा हूँ। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान √2 कॉस थीटा है, √2 कॉस थीटा है। तो बेटा आपको बताना है कि साइन थीटा या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान बताना है। ये क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। ओके, तो एक इसके लिए एक फार्मूला बता रखा हूँ, a साइन थीटा प्लस माइनस b कॉस थीटा इक्वल टू बेटा अगर c हो और आपसे पूछा जाए चेंज कर दे, मतलब इस टाइप से a हो जाए कॉस थीटा हो जाए, ऊपर प्लस का साइन तो माइनस आए, माइनस का साइन तो प्लस आए, b साइन थीटा इस तरह से आए। इसका मान अगर आपको पूछा जाए क्या करते हैं, याद है कि नहीं? चलो देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को यूज करके बेटा करोगे तो फटाफट आंसर दे देते आप। ओके, तो क्या आएगा देख लो, अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान बताना था तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर ए आपको 1 दिख रहा है 1, बी भी 1 दिख रहा 1, माइनस 2 साइन थीटा हो जाएगा। बस यही काम करना था, फटाफट आंसर दे दो। स्क्वायर रहेगा यहाँ पर, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अच्छा यहाँ पर आए क्या आएगा 2 आएगा, 2 कॉमन कर लोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा। अब क्या आएगा, इसके आधार पर आ जाएगा आपका ये √2 आ जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो यहाँ कॉस थीटा आ जाएगा। यानी फाइनली आपका आंसर क्या आएगा, √2 आएगा। बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पर हमारा क्या था, ये कॉस था तो कॉस लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा मिस हो गया। यहाँ पर क्या है हमने देखा नहीं, यहाँ पर क्या आएगा कॉस स्क्वायर आएगा। जब कॉस स्क्वायर आएगा तो यहाँ भी कॉस स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी कॉस स्क्वायर आ जाएगा। इससे आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, साइन स्क्वायर आ जाएगा। ओके, यहाँ आपका साइन यानी आपका √2 साइन थीटा आ जाएगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन, cos 2x दे दिया
और अपॉन में दे दिया cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर दे दिया, ये दे दिया, इसका dx निकालना है। ठीक है, ऊपर आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कि cos स्क्वायर थीटा x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लिख सकते हो कि नहीं, फार्मूला होता है, 4 फार्मूले होते हैं cos 2x के, तो ये लिख सकते हो, यानी cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक बार ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फार्मूला लगा देंगे, तो देखो माइनस वाला प्लस वाला तो कट जाएगा, क्या बचेगा, ऊपर बचेगा आपका cos x माइनस का साइन एक्स बचेगा, और नीचे आपका क्या बनेगा, cos x प्लस का साइन एक्स होगा। यस, ये हो जाएगा। अब बेटा नीचे एक कट गया है, नीचे जब t मानोगे तो ऊपर आएगा साइन एक्स का cos x होगा, और cos x का माइनस साइन एक्स होगा, तो ऊपर आ जाएगा, वो आ जाएगा, तो लॉग वाला कंसेप्ट बन जाएगा, यानी लॉग हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा, तो ये आपका प्लस कॉन्स्टेंसी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट ये भी इंटीग्रेशन का ही है, 4th नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है। देखो ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसमें तो कोई भी नहीं कर सकता, ये तो एनसीईआरटी का सेम क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नंबर भी बता सकता हूं इसका, ये है एनसीईआरटी में दिया है, ये क्वेश्चन आया था, ये चीज बेटा 0 to पाई बाई 2 दिया है, और अंडर रूट के अंदर साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसके लिए जो है बता रखा हूं a/2 होता है, क्या होता है, a/2 फार्मूला होता है, तो a/2 फार्मूला होता है, बस a का मान क्या होगा, पाई/2 रखोगे बेटा, पाई/4 हो जाएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है, वैसे बच्चे तो याद करके जाते हैं कि इस टाइप का फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है तो पाई/4 राइट आंसर होता है। इतना क्लियर है कि नहीं, यस क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 5, x टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई है। बेटा इसका dy बाई dx निकालना है, ठीक है, dy बाई dx निकालना है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, इसी टाइप का प्रिपरेशन आपको करके जाना है, ठीक है, जिन बच्चों का बचा हुआ है पेपर उनकी बात कर रहे हैं, और जो बच्चे दे कर आए उनको याद आ रहा होगा कि इसी टाइप क्वेश्चन आए हुए थे। आप लोगों का ओपिनियन है, आप लोगों का भेजा हुआ क्वेश्चन है, उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं, ऐसी आपको प्रिपरेशन बनाए रखनी है। ओके बच्चों, तो ये दिया हुआ है, इसका dy बाई dx दिया हुआ है, तो ये ऐसा जो है हमारे बुक में जो क्वेश्चन है बेटा, उसमें जो ऑप्शन है उसमें x में आंसर दिया हुआ है, और बच्चे बता भी रहे थे x में ही आंसर आया है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, y के इक्वल लाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप y के इक्वल लाओ, y के इक्वल लाने के लिए आपको log लेना पड़ेगा, जैसे log लोगे तो y log x होगा, और यहाँ पर x माइनस वाई हो जाएगा, होगा, इसको इधर लाओगे तो y इक्वल टू हो जाएगा बेटा x अपॉन में 1 प्लस एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्योंकि आंसर क्या था, अगर यहाँ dy बाई dx करते तो x और y दोनों में आंसर आता, बट चारों ऑप्शन था उसमें x में आंसर दिया हुआ था, तो x के लिए आपको y निकालना पड़ेगा। अब y निकालने के साथ ही अब जो इसका dy बाई dx निकाल लो, बहुत प्यार से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डिवाइड फार्मूला लगा दिया, ठीक है, 1 प्लस लॉग एक्स हो गया, होगा कि नहीं होगा, और x का 1 हो जाएगा, माइनस आगे x हो जाएगा, इसका करोगे तो 1 बाई एक्स आ जाएगा, x कट जाएगा, कटेगा, ऊपर आएगा क्या, 1 प्लस लॉग एक्स बन जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 से 1 कट गया, फाइनल आंसर क्या आया, लॉग एक्स अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर आएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन था, ये आ गया, फाइनल आ गया कि लॉग एक्स आ गया, बच्चे अपना आंसर मिला लेंगे, ये आंसर आना चाहिए था, यही आंसर आएगा, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, वेक्टर का क्वेश्चन दिया है, मॉड ए का मान आपका 2 दिया है, एंड मॉड बी का मान आपका 1 दिया है, और साथ में आपको a माइनस बी का मान रूट 3 दिया है।
आपको बताना है कि ए और बी का बीच का कोण बताना है। बेटा ए और बीच का कोण बताना हो या फिर आपका ए प्लस बी बताना हो, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो एंगल बिटवीन ए एंड बी के बीच का कोण निकालो या फिर ये निकालो। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन को बता दे रहा हूं कैसे करोगे आप, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि इसका मॉड ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो। होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर माइनस का 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा आएगा। बुक का क्वेश्चन है, देखना मैच करना, मैच करेगा आपको। बुक में जिनके पास बुक होगी हमारी एमकेसी की, उसमें देखोगे बुक मिलेगी, बुक में क्वेश्चन ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, -2 × 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा, इंटू कॉस थीटा होगा। देखो क्या आया, 3 आया। क्या आएगा फाइनली, ये क्या आ जाएगा, सॉल्व करते हैं। यहाँ से आपका मिलेगा 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पर ये होगा 5 को राइट में भेज देंगे, -4 कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा -2। यस, -2 होगा तो कॉस थीटा का मान आ गया बेटा 1/2। क्या आया, 1/2। तो थीटा का मान 60 डिग्री, सबको पता होगा, ये तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो थीटा का मान आ गया आपका 60 डिग्री हो गया। ओके बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन है कि ए प्लस बी, मॉड ए प्लस बी क्या होगा। मान लो ये तो कल आया था, आपका एंगल बताना था 60 डिग्री होगा, और मान लो नेक्स्ट पेपर में आपका आ गया कि मॉड ए प्लस बी कितना होगा, तो उसके लिए भी होना चाहिए आपको एक रिलेशन लिख रहा हूं, वो रिलेशन आप लिख लो। रिलेशन होता है मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बेटा ट्वाइस ऑफ मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर। फटाफट रख दो, आंसर आ जाएगा। ये तो याद होना चाहिए सबको, मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। बेटा ये पता है, ये पता है, ये पता है और ये पता है, इसमें रख दोगे तो आंसर आ जाए। करके देखते हैं क्या आएगा। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा प्लस इसका √3 है तो 3 आ जाएगा, ये 2 हो गया। अच्छा ये 2 है तो 4 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। कितना आया, 5 15 10 हो जाएगा। यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान हो गया 7 आएगा बेटा, और 7 आने के साथ ही आप निकाल लोगे ए प्लस बी का मान कितना आएगा, √7। तो इसका √7 इज करेक्ट आंसर होगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। एरिया बताना है बेटा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ये पैराबोला दिया है, और यहाँ पर y इक्वल टू 3 एंड y एक्सिस इनके बीच का एरिया बताना। देखो कैसे ड्रॉ होगा, कैसे ड्रॉ होगा इसकी बात करते हैं। आप अगर ड्रॉ करते हो तो बनेगा ऐसा कुछ, पैराबोला हमारा ऐसा है, ये पैराबोला है होगा, और y इक्वल टू 3 तो ये लाइन होती है y इक्वल टू 3 की, और y इक्वल टू 3 ये है, और y एक्सिस यानी ये एंगल आपको ये एरिया बताना। कौन सा एरिया, देखो ध्यान से, ये एरिया आपको बताना है। अब ये क्या है, ये x एक्सिस में नहीं है, y एक्सिस में है, तो y एक्सिस में एरिया का फार्मूला पता है ना। y एक्सिस में एरिया जो होगा ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ से 0 है और यहाँ 3 है, तो 0 to 3 होगा, और आपका x dy होगा। क्या होगा, x dy, ये फार्मूला हो जाएगा। 0 to 3 होगा, y dy होगा। ये करना होता है क्योंकि हम इसमें स्लिट ऐसे ले रहे हैं, तो क्या होगा बेटा, प्यार से 0 to 3 होगा, और x की जगह पे यहाँ x का मान निकालो, तो x का मान निकालोगे बेटा y स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और साथ में आपका dy होगा। क्या फाइनली आएगा, बता सकते हो, फटाफट आंसर दो। इसका आंसर आ जाएगा 1/4 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और y स्क्वायर का होगा y³ होगा ये, और 0 to 3 हो जाएगा। बस यही करना है आपको। ये हो जाएगा आपका 1/12 होगा, और यहाँ पर आएगा 3 3 9 3 27, 27 - 0 हो जाएगा। ठीक है, आ गया 27/12 आ जाएगा, और 12 हो जाएगा, 3 से काटोगे, 3 9 27 और 3 चौक 12। आंसर आपका आ गया 9/4, जो कि बच्चे बता रहे थे कि सर 9/4 ही आपका राइट आंसर है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
ठीक है, पेपर ज़्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट ही था, ठीक है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये दिया ऑर्डर और डिग्री का क्वेश्चन है बेटा। ये दिया है dx अपॉन में dy, कितना प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। और ये दिया है ट्वाइस इंटू d2y बाई dx स्क्वायर दिया हुआ है और इक्वल टू आपका 1 है। इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है। ऑर्डर और डिग्री, तो हमें पता है कि ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन हमारा ऑर्डर होता है, और डिग्री क्या होती है, इसकी पावर में होती है। कहाँ पर ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन किया गया है, यहाँ ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन किया गया है। इसका मतलब है बेटा ऑर्डर हमारा हो जाएगा कितना, 2 होगा, और डिग्री है इसी की पावर, देखो इसी के टोपी, इसी के पावर में देखो ये कितना पावर है, इसकी टोपी कितनी है, टोपी तो एक ही है इसकी, तो इसका मतलब हो जाएगा ये आपका ऑर्डर और डिग्री हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये दिया है कार्ड से दिया हुआ है बेटा, करा 52 पत्तों गड्डी में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। अब ये नहीं बच्चा बताया कि क्या करना, 1 बाई 1 करना है कि एक साथ निकालना है। जो क्वेश्चन आपसे आया है इसमें ये नहीं बताया कि 1 बाई 1 का क्वेश्चन है या फिर एक साथ निकालने, साइमल्टेनियसली की बात है। तो हम दोनों क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दे रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं 1 बाई 1, 1 बाई 1 ले रहे हैं। 1 बाई 1 ये हम मान के चल रहे हैं 1 बाई 1 का कंसेप्ट है। 1 बाई 1 मतलब एक के बाद एक निकाल लो और क्या कर रहे हो, प्रतिस्थापित नहीं कर रहे हो, रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हो। तो बेटा एस दोनों के इक्का होने की प्रायिकता बताना है। दोनों के इक्का कैसे आएगा भाई, पहला निकाला तो 4/52 होगा कि नहीं, पहला जब निकालोगे 4/52 हो जाएगा, और अब दूसरा निकालोगे एक पत्ता कम हो गया है तो 51 हो जाएगा, और इक्का भी तो कम हुआ तो ये होगा 13 चौका 52 होगा, और 17 तिया 51 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा एक, ये आएगा 1/121 आएगा। बट अगर बेटा 1 बाई 1 का कंसेप्ट नहीं है, जब 1 बाई 1 का कंसेप्ट होगा तभी ये कंसेप्ट अप्लाई करोगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाओगे। ओके, बट अगर इस क्वेश्चन के अंदर अगर 1 बाई 1 का कंसेप्ट नहीं है तो क्या करना है आपको, साइमल्टेनियसली करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली की बात करें, एक साथ निकालने, साइमल्टेनियसली मतलब एक बार की बात करोगे आप, ठीक है, एक साथ की बात करोगे तो क्या करना है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 4 इक्के में से बेटा 2 इक्का लेना है, और 52 में से 2 पत्ते लेना है ना, 52 में से 2 पत्ते लेना है। यही कंसेप्ट को फॉलो करो आप। 4 पत्ता है, 4 इक्का होता है, 4 इक्का में से 2 इक्का लेना है, और 52 पत्ते में से 2 पत्ता लेना है। तो ये हो जाएगा 4 × 3। ये तो कैलकुलेट करना सबको आता होगा, है ना। आप अगर अग्निवीर के योद्धा हो तो ये तो आपको आता ही होगा, है ना। 13 चौका 52, और यहाँ होगा 17 51, यहाँ भी वही आएगा। तो दोनों केस में आ गया 200, ये दोनों केस में सेम आंसर आएगा, दोनों केस में ही सेम आंसर आ रहा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है आप लोगों को ओपिनियन से लिया गया है, आप लोगों ने मैसेज करके व्हाट्सएप करके भेजा है, तभी इसके बारे में हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, चलिए अपने से कुछ भी जोड़ा नहीं हूं। 10वां क्वेश्चन ये है कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री और वाई एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहे, तो हमें बताना है कि जेड एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये आपको करना है। तो बेटा हमें पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये फार्मूला पढ़े होगे, कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। इसका मान 1 के बराबर होता है। मतलब अगर अब ड्रॉ करते हो और ये पॉइंट कोई ले रहे हो आप, तो एक्स एक्सिस की ये एक्स एक्सिस ले रहे हो आप, ये वाई एक्सिस ले रहे हो, ये तो पता होगा, है ना। और जेड एक्सिस ले रहे हो, जेड एक्सिस ले रहे हो तो एक्स, ये एंगल अल्फा होगा, ये एंगल आपका बीटा होगा, और ये एंगल आपका गामा होगा। बस इतनी सी बात करनी है, कितना सिंपल क्वेश्चन था। बस अल्फा और बीटा का मान रखना है। तो ये कॉस 45 डिग्री था तो 1/2 बन जाएगा, और ये 45 डिग्री है तो ये 1/2 हो जाएगा। बस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये आपका 1/2
1/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर गामा का मान आपका 0 हो जाएगा, तो गामा का मान आपका 90 डिग्री हो गया। बस 90 डिग्री मतलब π/2, ठीक है। जैसा आंसर होगा, अगर डिग्री में होगा तो डिग्री में होगा, अगर π/2 में होगा तो π/2 करके आना। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 की बात करते हैं। 11 क्वेश्चन आपका लिमिट में क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, इस टाइप का, लिमिट x टेंड्स टू 0। बेटा लिमिट का क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है। बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट लिमिट ऐसा चैप्टर मिल रहा है जिसमें सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हर पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लिमिट के, तो लिमिट को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इसकी लिमिट क्या होगी। तो लिमिट का तरीका यह है, या तो ऊपर नीचे 5x से डिवाइड करके, x से डिवाइड करके कर सकते हो, या तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लो। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे तो 5 होगा, cos 5x हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर 2x होगा, प्लस का 2 हो जाएगा। बस x का मान 0 रखोगे, cos 0 1 हो जाएगा, ऊपर 5 आ गया, ऊपर 5 आ गया, नीचे 2 आ जाएगा, तो 5/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। बहुत प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इजी भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन दिया है। करा 0 है, 2 है, 4 है, 5 और 6 है। ये 5 नंबर दिया है। करा बेटा इसे 5 अंक की संख्या बनानी है और रिपीटिशन अलाउ नहीं करना है। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। इस तरह से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, ओके। तो 0, 2, 4, 5 और 6 से 5 अंक की संख्या बनाओगे तो बना लेते हैं। सबसे पहले बॉक्स बना लेना, इसको बॉक्स मेथड से ही करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब जो है फर्स्ट पोजीशन पे आप 0 को नहीं पुट कर सकते, नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि जैसे 0 लोगे तो 1 2 3 4 4 अंक की संख्या हो जाएगी। तो इसको हम 4 टाइप से ही अरेंज कर सकते हैं, 4 टाइप से। इसको अब यहाँ 0 आ जाएगा तो ये 4 टाइप हो जाएगा। यहाँ करोगे आप तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ करोगे 2 हो जाएगा, और यहाँ करोगे तो 1 हो जाएगा, ओके। तो ये आपका आ जाएगा 4 × 24 बेटा 96 हो जाएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन था ये, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर ये है बेटा कि 1 - tan स्क्वायर x अपॉन में sec स्क्वायर x का मान 1/2 दिया है। देखो कितना भुलवाने के लिए दे रखा है। 1 - इसमें आप जो लगोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है बेटा, यहाँ जनरल सोल्यूशन बताना है। जनरल सोल्यूशन बताना है। थोड़ा दिमाग लगाओ आप कि हमें पता है sec स्क्वायर x जो होता है 1 + tan स्क्वायर x। जैसे 1 + tan स्क्वायर रखोगे बेटा cos 2x का फार्मूला बन जाएगा। किसका बनेगा? cos 2x का फार्मूला बन जाएगा। बस यही अप्लाई कर देना है, क्योंकि यहाँ पर tan स्क्वायर x = 1 sec स्क्वायर x = 1 + tan स्क्वायर x होता है। इतना करने के साथ ये फार्मूला बन गया cos 2x का। और ये किसका होता है? cos π/3 का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जनरल फार्मूला निकालोगे 2x = 2n पाई होता है, प्लस माइनस π/3 हो जाएगा। बस ये डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? x = हो जाएगा n पाई प्लस माइनस π/6। कितना प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। हर बच्चे करके आए होंगे, मुझे पता है, क्योंकि क्लास के अंदर हमने डिस्कस कर रखा है, तो आप सब करके आए होंगे। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का 1 + ω⁷ = a + b ω। ये बुक का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन बुक के ही आ रहे हैं, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। a + ω⁷ = a + b ω। आपको बताना क्या? a और b बताना है। तो कितना प्यारा क्वेश्चन, a बताना है और b बताना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको पता है कि 1 + ω भाई क्या होता है? 1 + ω + ω² का मान 0 होता है। तो 1 + ω क्या लिख सकते हो? बस सिंपल सा ω² लिख दो, ये लिख सकते हो, ठीक है। यही कंसेप्ट को फॉलो करो, यहाँ अप्लाई कर लो। बस यही अगर दिमाग में समझ में आ गया होगा तो आप क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से करके आए होंगे, नो डाउट। वैसे भी बहुत अच्छे से करके आए होंगे, मुझे पता है।
ठीक है, कि आप मेहनत कर रहे हो तो आपका नंबर 100% आएगा। आप जब मेहनत कर रहे हो तो आपका उसका फल 100% मिलेगा, ये श्योर है, मेरा आशीर्वाद है। ये आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, माइनस के पावर 7 तो बेटा माइनस ही होता है, सबको पता है। और ओमेगा के पावर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ओमेगा के पावर 14 का मतलब जानते हो क्या होता है, ओमेगा के पावर 14 3 से डिवाइड करोगे तो ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा, ये बच जाएगा और ये हो जाएगा। अब फिर दोबारा रिवर्स आ गया, 1 प्लस ओमेगा आ गया, तो ये a प्लस बी ओमेगा। कंपेयर कर लो क्या आएगा, a का मान 1 आ गया, b का मान भी 1 आएगा, तो 1 1 करके आना था, 1 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, ये दिया है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखो ये पैराबोला है, एम एक्स प्लस 1 था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 है। ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x को टच कर रहा है, ये स्पर्श कर रहा है। ये कंसेप्ट आपको पता होगा कि जब कोई पैराबोला, जब कभी कोई लाइन जो है किसी पैराबोला का टच करता है या स्पर्श करता है, टेंजेंसी होता है, तो कंडीशन क्या लगाते हैं, c इक्वल टू a अपॉन में m। जब इस फॉर्म में पैराबोला होता है, इस फॉर्म में पैराबोला होता है, तो c इक्वल टू a बाई m हो जाता है। अब सबकी वैल्यू खोजना शुरू करो, c का मान तो 1 है। अच्छा यहाँ बताना था m का मान बताना था, m क्या होगा ये आपको बताना था, तो m c खोजना शुरू करो, c का मान 1 है, a का मान क्या है 1 है, अपॉन में m क्या आया भाई, आ गया m का मान भी 1 आ गया, सबका मान 1 1 आ गया, ठीक है। तो m हमें बताना था, m का मान हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा, रिलेशन दिया हुआ है मॉड, ये तो रटवा देता हूं सबको। मॉड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन होता है, मीडियन माइनस 2 इंटू मीन होता है, ये फार्मूला होता है। अब याद करने का तरीका, याद करने का तरीका भी बता रखा हूं क्लास के अंदर। देखो मीडियन के अंदर कितने वावल्स हैं, मीडियन के अंदर 1 2 3 वावल्स हैं, तो बाहर 3 लगा दो, ठीक है। और मीन के अंदर कितने वावल्स हैं, 2 वावल्स हैं, तो आगे 2 लगा दो, बीच में साइन माइनस लगाकर ये फार्मूला याद कर लो कि मॉड इक्वल टू होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन होता है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इंटीग्रेशन आ गया, tan क्यूब x इंटू सेक एक्स दे दिया, dx दे दिया, इसका इंटीग्रेशन आपको बताना है। तो देखो इसको लिखोगे कैसे, थोड़ा कम कर लेते हो इसकी पावर को, इसकी पावर को कम करोगे तो क्या आएगा, tan स्क्वायर x ले लो इंटू tan x लिख लो इंटू सेक एक्स लिख लो। लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हैं भाई, इसमें नो डाउट, एक पावर कम कर दिया। अब क्या है आगे, अगला स्टेप क्या हमारा है, ध्यान से देखना, इसको क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हो, और ये क्या है tan x हो जाएगा इंटू सेक एक्स होगा। अब बेटा क्या करना है, इसको t मानोगे तो ये क्या होगा, ये आ जाएगा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan x होता है, जैसे इसको t मानोगे ये आ जाएगा, जब आ जाएगा तो सिंपल सा हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बन गया, t मानने के साथ आ गया टी स्क्वायर माइनस 1 और बेटा dt बन जाएगा। सबको पता है tan t स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 होता है, माइनस का t होता है, प्लस का 1, c प्लस का 1 नहीं बेटा c होता है, कांस्टेंट जोड़ते हैं क्योंकि हम इनडेफिनिट पढ़ रहे हैं। अब tan x, अब t का मान क्या रखना, सेक x में रखना है, तो जैसे आप सेक x रखोगे तो 1/3 हो जाएगा, सेक क्यूब x बनेगा माइनस सेक x बनेगा। ये डिट्टो बुक का ही क्वेश्चन है, आप मैच करके देख लेना, गारंटी दे रहा हूं, बुक का क्वेश्चन है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। 18 दिया है y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। देखो ये तो मेरे बच्चे रट के जाते हैं बिल्कुल, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, आपको एरिया बताना है। कुछ बच्चे बता रहे थे कि x का मान क्या है 0 टू पाई है, और कुछ बच्चे π/2 बता रहे थे, कुछ बच्चे कह रहे थे सर π/2 से लेकर पाई है, ये बता रहे थे। तो कोई बात नहीं, दोनों हम बता दे रहे हैं क्योंकि होता है नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट जो एरिया आए, ये अगर इन दोनों में एक आया है, दूसरा हो सकता है नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो पेपर में आ जाए, तो दोनों का हम कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा बेटा,
आप क्या करो, इसका ग्राफ बनाकर करो, बहुत इजी हो जाएगा। ग्राफ बनाकर करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा बेटा, इसलिए ग्राफ से करो। ये ग्राफ है, ये किसका है, साइन स्क्वायर एक्स का। यहाँ बेटा पाई होता है और यहाँ 0 होता है, बीच में होता है पाई/2। ठीक है, तो हमने बता रखा है बेटा कि इसका जो एरिया गया 2 होता है, ये 2 होता है, तो आधा कितना होगा, आधा 1 हो जाएगा। तो 1 1 करके होगा तो एरिया क्या आएगा, 1 आएगा। दोनों का एरिया 1 आ जाएगा। चाहे आपसे 0 to पाई/2 पूछा जाए या आपका पाई/2 से पाई पूछा जाए, दोनों का एरिया आपका 1 आएगा, क्योंकि टोटल का ये 2 होता है, ये भी 2 होता है, 2 2 होता है। आधा पूछ रखा है, इतना पोर्शन पूछ रखा है, तो एरिया क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। थीटा का मान tan इनवर्स a दिया हुआ है एंड फाई का मान tan इनवर्स फाई दिया हुआ है। और देखो क्या पूछा है, कहा है ए बी का मान -1 है, ये भी है, तो आपको पूछा थीटा माइनस फाई का मान बताना है। ये चीज कितना प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर क्या करो बेटा, थीटा माइनस फाई लिखा हुआ है तो इसका फार्मूला लगा दो, tan थीटा माइनस फाई कर लो। tan थीटा माइनस फाई क्या होगा आपका, tan थीटा माइनस tan इनवर्स करके ना, इनवर्स। ठीक है, यहां पर इनवर्स, tan इनवर्स फाई माइनस थीटा अप्लाई कर लो। फार्मूला क्या होता है बेटा, tan इनवर्स ए होगा माइनस का tan इनवर्स बी हो जाएगा, होगा। अब फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी होगा कि नहीं। अब a इंटू बी का मान -1 दिया है, 1 में से -1 करोगे 0 इनफाइनाइट बन जाएगा, यानी tan इनवर्स इनफाइनाइट बेटा हो जाएगा। इसका मान होता है पाई/2 होता है, यानी a माइनस बी का मान क्या आ जाएगा, a माइनस थीटा माइनस फाई का मान आपका पाई/2 हो जाएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यहां दिया है dy/dx दिया है आपका e⁻x - y प्लस x² इंटू e⁻−y। बेटा यहाँ क्या करो, e⁻−y कॉमन कर लो, क्या आएगा, e⁻x प्लस x² आ जाएगा। इसी के साथ क्या आएगा, इधर e⁻y dy बन जाएगा और यहाँ e⁻x प्लस x² dx बन जाएगा, बनेगा। अब क्या करोगे आप, यहाँ पर इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। तो e⁻y का e⁻y, e⁻x का e⁻x और x² का x³ कितना अच्छा क्वेश्चन था, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पिछले जो कल पेपर हुआ था 20 क्वेश्चनों का मैंने एनालिसिस बता दिया, कितना अच्छा क्वेश्चन आ रहा, ज़्यादा टफ भी नहीं है। ठीक है, मॉडरेट ही क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ओके बच्चों, तो इस तरह क्वेश्चनों को आपको प्रिपरेशन करके जाना है, जोश बनाए रखना है। ठीक है बेटा, ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। ओके, तो तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद बच्चों, मैं आजाद सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एट मेजर कलसी क्लासेस इन प्रयागराज। आज मैं आपके सामने लाया हूं उन क्वेश्चंस को जो कल या परसों में इंग्लिश में आपके पूछे गए हैं। भाई क्वेश्चंस बच्चों से मिले हैं क्वेश्चंस ये। अब इनका एनालिसिस मैं आपके सामने रख रहा हूं कि भाई किस प्रकार के क्वेश्चंस इंग्लिश में आ रहे हैं। तो 1 बाय 1 करके मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश में वो कैब कैसे आ रहे हैं, वो कैब्स क्या। देखो मैंने आपको बताया था पहले भी कि आपका एक सिनोनिम आता है, एक एंटोनिम आता है, एक वन वर्ड आता है, इडियम्स एंड फ्रेजेज आता है, एक स्पेलिंग करेक्शन आता है। इसमें से कहा जैसे कभी कुछ बच्चे बता रहे हैं कि इडियम्स नहीं आ रहा है। थोड़ा सा इस बार चेंज हुआ है कि हर बार पैसेज देता था केवल 4 क्वेश्चंस, एक पैसेज से 4 क्वेश्चंस, इस बार उसने 5 कर दिया है। थोड़ा सा उसने चेंज किया है। ग्रामर के क्वेश्चन थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुए हैं, जहाँ 3 आते थे वहाँ उसने 4 कर दिया है या 2 कर दिया है, ऐसे कुछ थोड़ा चेंज किया है। चलिए हम लोग देखते हैं कि 25 मीन्स 25 जुलाई को, यस्टरडे मीन्स कल, फर्स्ट शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन आए थे, कुछ बच्चों ने मुझ तक पहुँचाए हुए हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है भाई। पहला क्वेश्चन है आपका सिनोनिम का, वर्ड पावर का, साइनो का क्वेश्चन था आपका। एबोरेंट, ABHORENT,
एबोरेंट, घृणित होता है, ENT लास्ट में आया है तो एडजेक्टिव है आपका घृणित, घिनौना, घृणित। इसका क्या पूछा था भाई, इसका पूछा था सिनोनिम पूछा था इसका। अच्छा, इसका सिनोनिम पूछा था साइनो, हाँ सिनोनिम पूछा था इसका, तो हो जाएगा आपका लोथसम। कई हो सकता है, आपके ऑप्शन में क्या दिया था मुझे मालूम नहीं भाई, बच्चों ने बता नहीं पाया। लोथसम हो जाएगा आपका, और हो जाएगा डिटेस्टिंग, हो जाएगा आपका डिटेस्टिंग, हेटफुल हो जाएगा आपका, हेटफुल हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं आपके। अब आपका ऑप्शन में क्या था, एबोरेंट होता है घृणित, जिसको देख करके घृणा उत्पन्न हो, नफरत पैदा हो, तो आपका लोथसम, डिटेस्टिंग, हेटफुल, कई सारे वर्ड्स हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड ये आपका इनएडवर्टेंट आया था। अच्छा भाई, इनएडवर्टेंट के एंटोनिम है आपका एंटो, एंटोनिम में इनएडवर्टेंट, इनएडवर्टेंट, इसका मतलब होता है लापरवाह, लापरवाह होता है। तो ये आप इसका कर दें, क्या पूछा था भाई, एंटोनिम पूछ रहा ना, लापरवाह का हो जाएगा सावधान। अच्छा, इसका जो है एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम तो हो जाएगा सावधान, इसका होता है लापरवाह, लापरवाह, तो इसका हो जाएगा सावधान हो जाएगा एंटोनिम। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका हीडफुल कर सकते हो, हीडफुल कर सकते हो आप, वाचफुल कर सकते हो आप, वाचफुल कर सकते हो आप, केयरफुल कर सकते हो आप, कई सारे वर्ड्स हैं। ये सब एंटोनिम है बेटा, एंटोनिम, इस वर्ड के एंटोनिम्स हैं। सब सावधान हो जाएगा, सबका मतलब हो जाएगा सावधान, सावधान। नेक्स्ट नरेशन है, कोई सीक्वेंस में नहीं है, जैसा बच्चों ने बताया था वैसे मैंने नोट कर लिया है, देख लीजिएगा, इससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका नरेशन में, द टीचर सेड बी क्वाइट बॉयज, द टीचर सेड बी क्वाइट बॉयज, बॉयज, बी क्वाइट मतलब ये आपका वर्ब है, V1 है आपका। तो सेंटेंस जो आपका ये रिपोर्टेड स्पीच है, इन्वर्टेड कामास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच, ये है आपका इंपरेटिव सेंटेंस में। इंपरेटिव मतलब होता है कि यहाँ पर जो आपका कॉमा और इन्वर्टेड कामास को रिमूव करने के लिए लाएंगे प्रेपोजिशन टू। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका वहाँ पे क्या था ऑप्शन बच्चे बता नहीं पाए हैं, ऑर्डर्ड भी हो सकता है, आस्क्ड भी हो सकता है यहाँ पर, तो मेरे हिसाब से ऑर्डर लगा दीजिए। और जो ये आपका वोकेटिव केस है, वोकेटिव केस कॉमा के बाद बॉयज, इसको बना दीजिए रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, बना दीजिए इसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड कर दीजिए, ऑर्डर्ड द बॉयज, बॉयज टू लग जाएगा आपका, इसको रिमूव करने के लिए यहाँ टू आ जाएगा, टू बी क्वाइट, टू बी क्वाइट, बस हो गया। ये नरेशन है आपका, नरेशन पूछा गया था। नेक्स्ट, वन हु ईट्स होना चाहिए, वन हु ईट्स एवरीथिंग। अच्छा भाई, ये आपका वन वर्ड है बेटा, वन वर्ड, वन वर्ड, वन वर्ड है आपका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु ईट्स एवरीथिंग, वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाता हो। तो इसका हो जाएगा बेटा ओमनीवोरस होता है इसका, ओमनीवोरस।
मैंने अपने उसमें देखिए मेरा जो मैराथन वाला क्लास है 3.5 घंटे की, और 2 यहाँ से मैंने आपको मॉडल पेपर दिया है, उसको एक बार देख लिया। उसमें कई क्वेश्चन आए हैं ईश्वर की कृपा से, उसमें से करीब 8-10 क्वेश्चन मिल गए हैं एकदम एज इट इज़। तो ओमनीवोरस मैंने उसमें जिक्र किया है, ध्यान दीजिएगा। ओमनीवोरस जो सब कुछ खाता हो, सर्वाहारी इसको बोलते हैं, सर्वाहारी सब कुछ, सर्वाहारी लिख देता हूँ मैं, सर्वाहारी, सर्वाहारी सब कुछ खाने वाला, जो केवल मीट खाए, वन हु ईट्स ओनली मीट। कार्निवोरस एक है आपका, कार्निवोरस, कार्निवोरस है, ये है मांसाहारी, जो केवल मांस खाता हो, मांसाहारी। जो केवल साग सब्जी खाता हो उसको हम बोलते हैं हर्बीवोरस, हर्बीवोरस। इसको हम बोलते हैं शाकाहारी, शाकाहारी। और जो मांसाहारी शाकाहारी दोनों हो उसी को हम बोलते हैं सर्वाहारी। तो वही हो जाता है आपका ओमनीवोरस, ये जो आपके एग्जाम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो सूनर। मैं आपको अपने इसमें मैराथन वाली क्लास में कम से कम 10-12 बार मैंने उसको ये क्वेश्चन दिया है, नो सूनर वाला। इसको एक बार ध्यान देख लीजिएगा फिर से। नो सूनर, नो सूनर के बाद में हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसके बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका मेन वर्ब आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में आपका आ जाएगा कंजंक्शन, देन। ध्यान रखिएगा कंजंक्शन है आपका ये। और इसके बाद में क्लास स्टार्ट होगी, यहाँ पर पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट बाद में वर्ब आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जब भी कोई सेंटेंस आपका नो सूनर से स्टार्ट होगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा इसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट मिले इससे ठीक पहले हेल्पिंग वर्ब का आना इसेंशियल है, रूल ऑफ इन्वर्जन, पहली बात। और नो सूनर के बाद में जो दूसरी वाली वर्ब होगी उसके पहले आपका कंजंक्शन आएगा, देन। कई बार मैं बता चुका हूँ, मैनी टाइम्स, और 2 बार पूछा गया एग्जाम में। ये कल भी पूछा गया था, परसों पूछा गया था। ईश्वर कृपा है, इसमें कोई हमारा वो बहुत बड़ा बहादुरी वाला काम नहीं है, जो बताया गया काफ़ी भिड़ रहा उसमें। राम साहर लिविंग द सिनेमा, वाइस है आपका, वाइस। राम साहर, राम साहर लिविंग द सिनेमा। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वाइस है, मैंने आपको बताया था वाइस में अगर आपको एक्टिव और पैसिव दोनों टेंस दोनों का आपका केवल हेल्पिंग वर्ब मालूम हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। टेंस पहचानना है आपको। ये V2 है आपका, ये सी का V2 है, सी का V2 सा, तो मतलब ये एक्टिव में है। पैसिव में आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा वाज एवर, सीधी सी बात है, वाज एवर। ये है आपका मेन वर्ब, ये आपका मेन वर्ब है। ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, आपका मेन वर्ब हो गया। चलो बनाओ भाई, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो आप। सी आपका सिंगुलर है, ले आओ आज, सी वाज। ये आपका एक्शन वर्ब हमेशा V3 में आ जाएगा, सी वाज सीन, सी वाज सीन। अब पूरा एज इट इज इसको पूरा मेंशन कर दो, सी वाज सीन लीविंग द सिनेमा, बाई करके जो सब्जेक्ट है इसको बना दो, बाई का ऑब्जेक्ट बाई राम हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये आपका मेन वर्ब नहीं है, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहाँ पर मेन वर्ब है आपका सा। तो आपका ये सेंटेंस है पास्ट का इंडेफिनिट, जिसमें पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है इसलिए वाज आ गया। ये मेन वर्ब है, इसी का V3 आ गया सीन। इसके बाद में इसमें आप कोई चेंज नहीं करोगे, बस बाई लगा के आप बना दोगे इसको राम को इसका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डांस्ड। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था, बच्चों ने बताया, एक सेंटेंस था कि सी डांस्ड एडवर्ब। अच्छा, सी डांस्ड एडवर्ब फिल करना था। ऑप्शन में था ब्यूटीफुल था, बी आपका था
ब्यूटीफुल्ली, ब्यूटीफुल्ली था, सी आपका ऑप्शन था ब्यूटी, और डी कुछ पता नहीं चला कि डी में क्या था। ये पता नहीं चला भाई कि बच्चे कुछ पता नहीं चला, लिख दे रहा हूँ पता नहीं चला, ठीक, पता नहीं चला, ये पता नहीं लग पाया डी में क्या है। सी डांस, उसने जो है डांस किया, उसने नृत्य किया, कैसे किया, एडवर्ब फिल करना है आपको, यही है आपका एडवर्ब। ब्यूटीफुल में आपने एल वाई लगा दिया, ये बन गया हमारा एडवर्ब। किसी भी एडजेक्टिव में ध्यान रखिएगा, किसी भी एडजेक्टिव में अगर आप एल वाई लगा देते हो, एडजेक्टिव में अगर आपने एल वाई जोड़ा तो ये बन जाता है आपका एडवर्ब, एग्जाम में पूछा जाता है ये। और अगर आपने किसी नाउन में लगाया एल वाई, अगर आपने किसी नाउन में लगा दिया, किसी एडजेक्टिव में अगर आप एल वाई लगाते हो बन जाता है आपका एडवर्ब, किसी अगर आप नाउन में लगाते हो एल वाई तो बन जाता है हमारा ये एडजेक्टिव। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे लव, अब इसी में अगर आप एल वाई जोड़ दें ये बन जाएगा हमारा लवली। लवली क्या है ये, क्योंकि लव में जुड़ा हुआ है एल वाई, तो हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। फ्रेंड, फ्रेंडली, फ्रेंड नाउन है, एल वाई जुड़ गया, आपको बन जाएगा एडजेक्टिव। क्वेश्चन आता है अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेलिंग करेक्शन आया था डेमोक्रेटिक, 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 ये आपका था स्पेलिंग करेक्शन, स्पेलिंग करेक्शन का था बेटा ये। इसमें करना कुछ ना था, डेमोक्रेटिक उन्होंने 4 तरीके से लिखा हुआ था, उसमें से सही स्पेलिंग आपकी है डेमो, और क्रेटिक में CRATIC, डेमोक्रेटिक। अच्छा भाई, कंडीशनल सेंटेंस आया था, मैंने आपको कई बार बताया है। टेंस का देखो कल क्वेश्चन आया था, इट इज़ हाई टाइम, मैंने बताया आपको। ईश्वर की कृपा से क्वेश्चन काफ़ी मिल रहे हैं, अगर आप लोग देखें तो। मैराथन वाली क्लास देख लें एग्जाम के पहले, जिसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, मैराथन 3.5 घंटे वाली देख लें एक बार, और दोनों मॉडल पेपर देख लें मेरा वाला। ईश्वर की कृपा है कि 10 क्वेश्चन तक मिल जाएगा आपको कम से कम। इसमें आया था ही डज नॉट वर्क हार्ड ही विल नॉट सक्सीड, ही डज नॉट वर्क हार्ड he will not succeed। ये आपको मैंने बताया ना, कई बार बता चुका हूँ, आपका ये कंडीशनल सेंटेंस है बेटा, ये फ्यूचर का कंडीशनल सेंटेंस कई बार बताया हूँ। ये है आपका प्रिंसिपल क्लाज, प्रिंसिपल क्लाज, ये है आपका सबऑर्डिनेट क्लाज, सबऑर्डिनेट क्लाज। सबऑर्डिनेट क्लाज हमेशा स्टार्ट होती है कंजंक्शन इफ से, हमेशा, या तो यहाँ पर इन केस भी हो सकता है, इन केस भी हो सकता है, इन केस, लेकिन ऑप्शन में इफ था, यही वाला आपका हो जाएगा इफ। नॉट गिव माया हैज फिनिश्ड हर वर्क। कई बार आपको बताया हूँ कि भाई हैव का आपको कोई फॉर्म दिखे, हैव, हैज, हैड, हैविंग, इसके बाद में वर्ब फिल करना हो तो हमेशा आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक क्वेश्चन आया था आपका, माया हैज फिनिश, माया हैज फिनिश हर वर्क, हर वर्क विच आई गेव हर, विच आई गेव हर। तो ध्यान दिए, मैंने आपसे बताया था कि देखिए कभी भी आपको हैव एक वर्ब है, हैव, इसकी कोई फॉर्म दिखे, हैव दिखे, हैड दिखे, हैज दिखे, हैविंग दिखे, और इसके बाद में आपको मेन वर्ब लगाना हो, मेन वर्ब लगाना हो। देखो हैड आपका ये सेकेंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है ना बेटा, कोई भी आपका, इसके बाद में अगर मेन वर्ब फिल करना हो तो ये हमेशा थर्ड फॉर्म में होगी, थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर आपका हैज आया, इसके बाद में ये फिनिश नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका फिनिश्ड हो जाएगा, फिनिश्ड। बताया हूँ कई बार, जो बच्चे 6 महीना पढ़ के गए हैं, ईश्वर की कृपा से बहुत बढ़िया कर रहे हैं वो। इंस्टेड ऑफ एक क्वेश्चन आया था, बच्चे बहुत सारी चीज़ें क्लियर बता नहीं पा रहे हैं ना, कैसे क्या क्वेश्चन आ रहा है, तो जितना उनको याद रहता है बता देते हैं आके। इसमें क्वेश्चन है इंस्टेड, तो
इंस्टेड, अब इसके बाद में ऑफ आता है, प्रेपोजिशन अगर होगा तो इसके बाद में आएगा आपका ऑफ। अब उन्होंने बताया इंस्टेड आया था, अब इंस्टेड के बाद में क्या फिल करना था, बच्चे क्लियर नहीं बता पाए, तो इंस्टेड के बाद में ऑफ आता है, इंस्टेड ऑफ साथ में आता है के बदले में, क्या स्थान पर। एम्यूज एक वर्ड आया था, एम्यूज, एम्यूज एक वर्ड आया था, AMUSE, प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है ये। अब इसी आपका एट भी लेता है, विथ भी लेता है और बाई भी लेता है। अब आपके ऑप्शन में जो भी रहा हो, तीनों सही हैं आपके। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 25 ऑफ जुलाई का, सेकेंड शिफ्ट का है बेटा ये क्वेश्चन, जो भी हम तक पहुंच पाए हैं। चलिए भाई देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन नरेशन, ही सेड टू सीता, ही सेड टू सीता, he said to Sita. अच्छा, when is the next train? When is the next train? रिपोर्टेड स्पीच में आपका आ गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वो भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है। जब भी आपका नरेशन में ध्यान दीजिएगा, अगर डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में आपका जो ये सेंटेंस है स्टार्ट हो किसी भी क्वेश्चन वर्ड से, किसी भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, क्वेश्चन वर्ड से, तो आपको यहाँ पर इसको रिमूव करने के लिए, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए आपको कोई दूसरा कंजंक्शन नहीं लाना है। जो क्वेश्चन वर्ड होगा ये बन जाएगा हमारा कंजंक्शन। और यहाँ जो आपके रिपोर्टिंग वर्ब है ये चेंज हो जाएगी आस्क्ड में, या डिमांडेड ऑफ, या वांटेड टू नो ऑफ, या तो इंक्वायर्ड ऑफ। चलिए हम करते हैं भाई, ही आस्क्ड कर देते हैं। अब इसके बाद में नो प्रेपोजिशन, ही आस्क्ड सीता, कंजंक्शन लगाना, ये कंजंक्शन बन जाएगा व्हेन। आप ध्यान रखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस चाहे जिस टाइप का हो, वो चाहे आपका इंटेरोगेटिव हो, चाहे इंपेरेटिव हो, चाहे एक्सक्लामेटरी हो, चाहे ऑप्टेटिव हो, जब इसको हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में, तो ये यही स्टेटमेंट हमारा, ये सेंटेंस हमारा बन जाता है असर्टिव। असर्टिव मतलब यहाँ कंजंक्शन, अब इसके तुरंत बाद में आना चाहिए आपका सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन, व्हेन। अब यहाँ पर आ जाएगा द नेक्स्ट ट्रेन, ये आपका सब्जेक्ट है, तो व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वाज, ये हो जाएगा। अब क्योंकि बन गया असर्टिव आपका, फुल स्टॉप लगा दीजिए यहाँ पर। यहाँ भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, क्वेश्चन मार्क था। रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस चाहे जिस टाइप का हो, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब ये चेंज होगा इनडायरेक्ट में तो यही बन जाएगा हमारा असर्टिव। यानी जो भी कंजंक्शन होगा, कंजंक्शन के तुरंत बाद में आपका आना चाहिए नाउन या प्रोनाउन, हमेशा ध्यान रखिएगा ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द चेयरमैन इनिशिएटेड द प्रोसीडिंग्स। ये क्वेश्चन तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा, क्या इसमें बच्चों ने बताया भाई। अच्छा, एक वर्ड है सीक, क्या पूछा इसका एंटोनिम, सीक एक वर्ड है, इसका पूछा गया है एंटो। सीखना तो मांगना, ढूंढना, तलाशना, मांगना, ढूंढना, तलाशना, आप कोई चीज़ पता लगाना। एंटोनिम में आप इसका कर सकते हो, आप कर सकते हो इग्नोर, कर सकते हो आप इग्नोर, इग्नोर, अवॉइड कर सकते हो आप, अवॉइड कर सकते हो आप, रिलिंक्विश कर सकते हो, अबेंडन कर सकते हो, बहुत सारे वर्ड्स हैं। और हाउ मच बॉयज़, अच्छा एक क्वेश्चन इसमें दिया था, बच्चों ने बताया था कि हाउ मच बॉयज़ जैसे करके कुछ, हाउ मच बॉयज़ करके था। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हाउ अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया है तो ये मच के बाद में हमेशा आता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। और हाउ मैनी के बाद में आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये ध्यान रखिएगा। इसकी हम बात करें, जैसे हमने कहा भाई हाउ मैनी बॉयज़, इसकी हम बात करें तो हाउ
मच, वाटर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये चीज़ मैनी, अगर यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ हमेशा मैनी होगा, यहाँ अगर अनकाउंटेबल सिंगुलर है तो यहाँ मच होगा हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा बच्चों ने बताया था कुछ। अटेंडेंस का लोगों ने बताया था क्लास में, देखिए मैं कई बार बताया हूँ ये सब सारे वर्ड्स। अटेंडेंस एक मैंने कहा था कि इंडिपेंडेंस और अटेंडेंस, मैंने कहा भाई इंडिपेंडेंस, चलो पहले जो आया पहले उसका बात करते हैं। अटेंडेंस, ATTENDANCE, अटेंडेंस पूछा था आपका स्पेलिंग करेक्शन में, स्पेलिंग करेक्शन, तो यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, ई लगा कि ये सही है आपका अटेंडेंस। चलिए भाई, एक वर्ड पूछा था 25 जुलाई को, बच्चों ने बताया था थर्ड शिफ्ट में शायद आया था ये, एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड क्या है पूछा भाई इसका, अब इसका क्या पूछा था कुछ क्लियर नहीं है, मैं दोनों बता दे रहा हूँ इसका। एक्यूमुलेटेड, इसका साइनो और एंटो दोनों देख लीजिए आप। एंटो इकट्ठा करना होता है, इकट्ठा करना, खास तौर से धन इकट्ठा करना होता है ना। साइनो हो जाएगा इसका कलेक्टेड, आप कर सकते हो कलेक्टेड, और एंटो कर सकते हो आप स्क्वेंडर्ड, स्क्वेंडर्ड। स्क्वेंडर्ड में होता है पैसा फिजूल में फेंकना, खर्च करना, बहाना। अच्छा भाई नेक्स्ट, सॉर्डिड आया, सॉर्डिड। अब सॉर्डिड में क्या पूछा था कुछ क्लियर नहीं हो पाया है, इसका मतलब होता है गंदा, गंदा। तो अगर हम इसका देखें, इसका एंटोनिम और सिनोनिम, एंटो, साइनो, ठीक, गंदा ना। तो इसका सिनोनिम लिख देते हैं, जैसे बेस कर सकते हो आप, बेस कर सकते हो, मीन कर सकते हो आप, डिग्रेडेड कर सकते हो आप, डिग्रेडेड, डिग्रेडेड कर सकते हो आप। और एंटो में क्या करेंगे भाई, एंटो में लिख लीजिए आप गंदा तो शुद्ध, आप कर सकते हैं इसका रिफाइंड कर सकते हैं आप, रिफाइंड कर प्योर भी कर सकते हैं आप, प्योर कर सकते हैं आप, शुद्ध मतलब कह सकते हो आप। क्या पूछा था लड़के कुछ क्लियर बता नहीं पाए इसको। चलिए ठीक भाई, अगला देखिएगा। इस आजकल पूछ रहा है खूब कि इस वर्ड का नाउन बनाइए। जैसे एक वर्ड आया है, एक वर्ड आया था डिफरेंस, DIFFERENCE, डिफर का पूछा था उसने कि भाई डिफर का, डिफर ये वर्ब है आपकी, वर्ब, इसको बनाना था नाउन, इसको नाउन में कन्वर्ट करना था, नाउन हो जाएगा आपका डिफर का डिफरेंस। अच्छा, ऑनेस्ट का पूछा था, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट भाई आपका एडजेक्टिव है, उसने पूछा कि भाई इसका बना दीजिए नाउन, तो ऑनेस्ट का ऑनेस्टी हो जाएगा, ऑनेस्टी हो जाएगा नाउन, नाउन। अच्छा, स्पेलिंग एरर एक आया था, स्पेलिंग एरर में आपका था बीटन, स्पेलिंग में बीटन, ईटन, स्टोलन। स्पेलिंग एरर में एक वर्ड था, स्पेलिंग एरर में वर्ड था बीटन, ईटन, बीटन है, ईटन है, स्टोलन और रिटन था, WRITEN। कई बार क्लास में पूछा भी हूँ, बताया भी हूँ, ये सही है, ये भी सही, ये भी सही। यहाँ पर रिटन आपका ये जो टी है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, ये गलत है आपके, हो जाएगा WRITTEN, रिटन। राइटिंग में सिंगल टी होता है, रिटन में डबल टी होता है। चलिए भाई, आई सा हिम लीविंग द हाउस। अच्छा,
वाई से आपका वाइस आया था कि आई सा हिम लीविंग द हाउस। ठीक, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बेटा, तो लीविंग इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ये है आपका वर्ब, ये आपका वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट, तीन से मतलब है आपको। आप इसको बना दीजिए आप सब्जेक्ट ही, और ये टेंस से आपका V2 है बेटा। ये V2 मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव हेल्पिंग वर्ब वाज वर, क्योंकि ही है इसलिए ही वाज। सीन सा का सी सा सीन V3, ही वाज सीन। अब इसको पूरा लीविंग, ही वाज सीन लीविंग द हाउस बाई, आई बन जाएगा बाई का ऑब्जेक्ट, बाई मी हो जाएगा। ठीक, अच्छा भाई, तो यहाँ ध्यान दीजिए जो आठों टेंस है बेटा ना, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका एक्टिव का हेल्पिंग वर्ब डू डज, पैसिव का इज एम आर प्लस V3, जो कंटिन्यूअस टेंस हो वॉइस के एक्टिव में रहते हैं आपके इज एम आर वाज वर, और उसमें वर्ब के एंज फॉर्म। वहीं क्या कीजिएगा, पैसिव में केवल जो आपका V3 होगा, देखो हर पैसे में V3 रहेगा, आपका जो एक्शन वर्ब रहेगी V3 में रहेगी वो, उसी के पहले आप कंटिन्यूअस वाले में लगा दीजिएगा, पैसिव वाले में बीइंग लगा दीजिएगा। हर परफेक्ट टेंस में हैव की कोई ना कोई फॉर्म आती है, एक्टिव वॉइस में हैव प्लस V3 आता है, और वही आपका पैसिव में जो आपका V3 होगा वो उसके पहले बीन लग जाएगा। कोई मॉडल वर्ब आएगी, वो चाहे जो मॉडल वर्ब, चाहे कैन हो, मे हो, माइट हो, वुड हो, वो चेंज होगी नहीं। पैसिव में जाएगी तो इधर एक्टिव में ये अपने साथ में V1 लेगी, पैसिव में अपने साथ में V3 लेगी, अब बीच में BE, जो एक्शन वर्ब V3 में रहेगा उसके पहले BE लग जाएगा, BE, ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वाट के बाद में ब्लैंक है, फिर इट, वंडरफुल, फिर ब्लैंक है वंडरफुल। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन था इज कुकिंग, ऑप्शन ए था इज कुकिंग, स्मेल, बी है आपका आर यू कुकिंग, था आपका स्मेल्ट, सी था आपका आर यू कुकिंग, स्मेल्स हो जाएगा, ये स्मेल इसमें दिया है स्मेल्स। डी वाला कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। तो व्हाट इट वंडरफुल, व्हाट इज कुकिंग जो पक रहा है, स्मेल, तो वो इट के साथ में स्मेल तो आ नहीं सकता है भाई, ये इसके साथ में वर्ब आती है सिंगुलर। ठीक, व्हाट आर यू कुकिंग, जो आप पका रहे हो, स्मेल्ट, ये आपका प्रेजेंट में है, इधर आपका पास्ट में है, ये भी गलत हो गया। तो व्हाट आर यू कुकिंग, जो भी आप पका रहे हो, ये आपका सब्जेक्ट बनेगा, इसके लिए आ रहेगा व्हाट आर यू कुकिंग, जो भी आप बना रहे हैं, स्मेल्स, इट स्मेल्स, इट के साथ में आ गया आपका स्मेल्स, यही आपका राइट है, ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नरेशन आ गया आपका, ही सेड टू हिम, said to him, why are you getting late? इंट्रोगेटिव आपका देखिए, आपका इंट्रोगेटिव आ गया। अब ध्यान ही देना कि आपका भले इसमें इंट्रोगेटिव है, लेकिन जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका असर्टिव। इंट्रोगेटिव है इसलिए आपका यहाँ पर हो जाएगा आस्क्ड, जनरली ही आस्क्ड हिम। क्वेश्चन वर्ड से आपका स्टार्ट हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये क्वेश्चन वर्ड है, यही बन जाएगा हमारा कंजंक्शन वाई। अब ये बनेगा हमारा असर्टिव, तो पहले आएगा सब्जेक्ट, तो वाई यू अकॉर्डिंग टू हिम चेंज हो जाएगा, वाई
सेकंड पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, वाई ही। टेंस यहाँ पर क्योंकि पास्ट है आपका, टेंस भी चेंज होगा, वाई ही वाज भाई वाज, 1 मिनट, वाई ही वाज हो जाएगा, वाई ही वाज गेटिंग लेट, वाई ही वाज गेटिंग लेट। आपने इसको बना दिया असर्टिव, तो फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, खत्म कहानी। चलिए, ड्रा द लाइन, एक आपका आया था ईडियम कि ड्रा द लाइन है आपका ईडियम, ड्रा द लाइन, DRAW, ड्रा द लाइन, किसी चीज की सीमा निर्धारित करना, सीमा निर्धारित करना या अंतर करना, अंतर करना। अब इसका जो भी इंग्लिश रहा हो समझ जाइएगा वही आपका होगा, क्योंकि इंग्लिश तो बदलता रहता है हमेशा। वो अंतर करना है, सीमा निर्धारित करना। अनलेस का कंसेप्ट आया था, अनटिल का सी वाज ही हैज ए बुक इन हिज, अच्छा प्रोनाउन का एक क्वेश्चन था यहाँ पर, सिंपल सा क्वेश्चन था कि सी हैज़ अ बुक, सी हैज़ अ बुक इन, यहाँ पर दिया था हिज हैंड, भाई वो अपने हाथ में किताब लेके रखी है, तो सी के लिए है, जब आप प्रोनाउन लाइएगा तो सी का ही केस होना चाहिए था, पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पर होना चाहिए था हर, वहाँ उन्होंने कर दिया था हिज, यही आपका इनकरेक्ट था। चलिए भाई, ही लेस हो गया, अनटिल हो गया। एक क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन थोड़ा सा आइडिया लगे, देखो क्वेश्चन बहुत नॉर्मल आ रहे हैं, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आ रहे हैं। एक था आपका वॉइस कि प्लीज हेल्प मी, वॉइस था एक, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। प्लीज से कोई सेंटेंस आपका स्टार्ट हो या काइंडली से स्टार्ट हो, कोई भी आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस चाहे प्लीज से स्टार्ट हो चाहे काइंडली से, और उसके बाद में आपका V1 आए, V1, तो इसका पैसिव बनेगा केवल एक ही तरीके से। क्या है उसका तरीका? इसका पैसिव बनेगा कि यू आर रिक्वेस्टेड। अब प्लीज या काइंडली दो में से कोई भी आ सकता है, इसका सेंस आ गया इसमें, यू आर रिक्वेस्टेड। अब लगा देना है आपको टू, जो आपका यहाँ पर V1 आया है, टू हेल्प मी, ये आपने एडजेक्टिव मेंशन कर दिया इसको यहाँ पे, और इसके पहले आपने लगा दिया प्रेपोजिशन टू लगा दिया आपने, और यू आर रिक्वेस्टेड। जब भी सेंटेंस अगर आपका एक्टिव का प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होती है, फिक्स्ड है कि यू आर रिक्वेस्टेड, फिर आएगा प्रेपोजिशन टू, उसके बाद में ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो भी है एडजेक्टिव। नेक्स्ट आया था इरिटेटेड का, क्या पूछा था? साइनो। अच्छा, क्वेश्चन आया था इरिटेटेड, IRRITATED, बड़ा इरिटेटेड हो जाता है, बड़ा नाराज, मतलब कह सकते हो चिड़चिड़ा, क्रुद्ध, इसका आप कह सकते हो साइनो पूछा था, वो साइनो पूछा था, तो इरिटेटेड साइनो आप कह सकते हो, साइन हो सकता है आपका एंग्री कह सकते हो आप, ANGRY कर सकते हो आप, ऑफेंडेड कह सकते हो आप नाराज होने के लिए, ऑफेंडेड। वर्ड और भी हो सकता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, दो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एंग्री और ऑफेंडेड। स्टबबॉर्न 50 बार मैं बताया हूँ क्लास में, यहाँ मैंने मॉडल पेपर में बताया कि स्टबबॉर्न ये 50 बार पूछा गया है, जिद्दी वाला वर्ड है स्टबबॉर्न, स्टबबॉर्न, ये जिद्दी होता है, जिद्दी, कई बार पूछा गया भाई एग्जाम में, बार बार इसको पूछते हैं जिद्दी। इसका क्या पूछा है भाई? इसका भी साइनो पूछा है, इसका भी साइनो पूछा है, साइनो, साइनो मतलब साइनोनिम। इसके लिए मैंने कई वर्ड आपको बताए हैं, ऑब्ड्यूरेट, कई बार मैंने बताया, ऑब्ड्यूरेट हो गया, ऑब्स्टिनेट हो गया, ऑब्स्टिनेट हो गया, अनयील्डिंग, YIE अनयील्डिंग हो गया, अनयील्डिंग, एडामेंट हो गया, एडामेंट हो गया। चलिए बहुत है इतना, 4। स्टबबॉर्न का ये सब सिनोनिम है, सबको होता है जिद्दी।
सब पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। अच्छा भाई, मैंने आपको बताया कि जितने भी आपके पेयर वाले आपके कंजंक्शन हैं, जोड़े वाले, जैसे बोथ हमेशा एंड लेता है, आल्दो या दो हमेशा येट लेता है, नॉट ओनली बट आल्सो लेता है, नीदर नार लेता है, इधर आर लेता है। इनको जरूर याद कर लीजिएगा। मैंने बताया था कि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था स्केर्सली या हार्डली, पूछा गया था एग्जाम में ये परसों। इसके बाद में हमेशा आता है इसके पेयर के रूप में व्हेन या बिफोर, दो में से कोई भी आ सकता है। जनरली व्हेन आप प्रेफर कीजिएगा अगर दोनों रहे तो। हार्डली और स्कार्सली का पेयर है व्हेन या बिफोर, पूछा गया था। एक वर्ड पूछा गया था यूनिक, तो यूनिक आपका एडजेक्टिव है, तो इसके पहले मोर मोस्ट का यूज़ नहीं किया जाता है। क्वेश्चन तो ठीक ठाक लड़कों ने भेजा है, अब इसमें जो भी भाई लड़के तो वैसे झूठ बोलेंगे नहीं। ग्रीवेंस एक वर्ड आया था, ग्रीवेंस, GRIEVANCE, ग्रीवेंस। स्पेलिंग करेक्शन था शिकायत, 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 शिकवा, शिकायत। स्पेलिंग करेक्शन में था ये था आपका स्पेलिंग करेक्शन में, स्पेलिंग करेक्शन था आपका, ये करेक्शन था। अच्छा, प्रेपोजिशन आया था आपका। देखो जनरली मैंने देखा कि जिस वर्ड का मतलब होता है चाहे लाभदायक चाहे हानिकारक, उसके बाद हमेशा टू आता है। बताया हूँ मैं कई बार आप लोगों को। देखो इंजूरियस जैसे हो गया, इंजूरियस, बेनिफिशियल, बेनिफिशियल, हार्मफुल, वर्ड क्या आया था इसमें, अच्छा बेनिफिशियल आया था। अच्छा, इंजूरियस हो गया, बेनिफिशियल, हार्मफुल, और जो भी जिस भी वर्ड का मतलब होता है लाभदायक या हानिकारक, उसके बाद में आता है प्रेपोजिशन टू, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। मैंने आपको बताया जूनियर के बाद में टू, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, एल्डर, इन सब के बाद में टू आता है। प्रीफर, प्रेफरेबल, सबके बाद में टू आता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। अच्छा भाई, एक वर्ड आया था, एक वर्ड आया था आपका एक्ट। बच्चों ने बताया कि भाई एक्ट को बनाना था नाउन। अब नाउन तो इसका कई बन सकता है भाई, एक्ट का बन सकता है एक्शन बन सकता है, इसका बन सकता है एक्टिविटी बन सकता है, एक्टिविटी, इसका बन सकता है एक्ट, एक्टिविटी मैंने और क्या लिखा है, एक्टर भी बन सकता है इसका, एक्टर बन सकता है इसका, एक्टिंग, एक्टिंग भी बन सकता है, ACTI, सब नाउन है आपके, सब नाउन है आपके, सब नाउन। अब आपके ऑप्शन में क्या दिया था इसको भाई आप समझिएगा। टू ब्रदर्स हेटेड, प्रोनाउन का है, मैंने उसमें बताया है आपके 3.5 घंटे वाले मैराथन में। लगभग ईश्वर की कृपा से जो है काफ़ी क्वेश्चन मिले हैं उसमें से। आपका टू ब्रदर्स, एक होता मैंने बताया था ईच अदर, ईच अदर होता है एक होता है वन एनदर, वन एनदर। ये होता है कम से कम 3 या 3 से अधिक के लिए। ये होता है टू पर्सन्स आर थिंग्स, टू पर्सन्स आर थिंग्स। ये चीज़ संख्या 2 हो तो हमेशा आप ईच अदर का यूज़ कीजिएगा। संख्या अगर 2 से अधिक हो, कम से कम 3 हो या 3 से अधिक, चाहे जितनी हो, वन अनदर का यूज़ कीजिए था। इसमें था कि टू ब्रदर्स हेटेड, 2 भाई जो है नफरत करते हैं, तो जब 2 की बात हो रही थी ईच अदर होना चाहिए था। यहाँ पर एग्जाम में आया था वन अनदर। अगर यहाँ पर होता कि 5 ब्रदर्स या 3 ब्रदर्स, तब हो जाता आपका वन अनदर। ध्यान रखिएगा, जब भी 2 की बात करेंगे तो ईच अदर, 2 से अधिक की बात करेंगे तो वन अनदर। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, बताया है मैंने इसको इन डिटेल। वन हु कैन नॉट डाई, जो कभी मर नहीं सकता है। वन वर्ड में आया था आपका वन हु कैन नॉट डाई, हो जाएगा इमॉर्टल, हो जाएगा अमर, हो जाएगा इमॉर्टल, हो जाएगा इमॉर्टल, अमर। मालती हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये भी था प्रीपोजिशन का क्वेश्चन, सिंस और फार से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका। मालती हैज बीन सफरिंग, मालती
has been suffering from fever since, नहीं, हाँ यहाँ पर since था, since 7 days। किसी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, वो चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट कंटीन्यूअस, सब में हम लोग टाइम मेंशन करते हैं। सारे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में टाइम मेंशन होता है, और टाइम के पहले 2 प्रेपोजिशन आते हैं, एक आता है फॉर और एक आता है सिंस। सबको पता है ये चीज़। हर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में टाइम मेंशन किया जाता है। टाइम के पहले आता है प्रेपोजिशन फॉर या तो सिंस। टाइम में अगर ड्यूरेशन हो तो हमेशा हम फॉर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर 7 दिनों का ड्यूरेशन है, तो यहाँ सिंस नहीं बल्कि यहाँ पे फॉर होना चाहिए था, यहाँ पे फॉर होना चाहिए था। पॉइंट ऑफ टाइम हो, जैसे जुलाई से सिंस जुलाई, सुबह से सिंस मॉर्निंग, शाम से सिंस इवनिंग, 2 बजे से सिंस 2 o'clock, 2010 से सिंस 2010। पॉइंट ऑफ टाइम तो सिंस का प्रयोग करेंगे, हम सिंस का प्रयोग करेंगे। फॉर का प्रयोग 2 दिनों से फॉर 2 days, 2 सप्ताह से फॉर 2 weeks, 2 वर्षों से फॉर 2 years, 2 घंटे से फॉर 2 hours। जहाँ भी ड्यूरेशन रहेगा प्रेपोजिशन लगाइएगा फॉर, जहाँ भी फिक्स टाइम पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ पे सिंस लगा दीजिए। बोथ आर प्रेपोजिशंस। ठीक, चलिए, बिलीफ का आया था प्लूरल बनाने के लिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जब वर्ड के लास्ट में अगर एफ हो, प्लूरल फॉर्मेशन करना हो, तो एफ को हटा करके वहाँ पर VES लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे बिलीफ का पूछा था, BELIEF, इसका प्लूरल पूछा था, प्लूरल, तो इसका हो जाएगा BELIEF। इसमें S लगा देना है बस, यहाँ से F हटा के VES नहीं जोड़ना है आपको। 1 वर्ड आया था, पर्सन हु रूल्स विथ अनलिमिटेड अथॉरिटी, जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर हो, रूल करता हो, रूलिंग कर रहा हो, शासन कर रहा हो, ऑटोक्रेट बोलते हैं। 1 वर्ड आया था बेटा यहाँ पे कि अ पर्सन हु रूल्स, अ पर्सन हु रूल्स विथ अनलिमिटेड अथॉरिटी, इसको बोलते हैं स्वेच्छाचारी शासक, ऑटोक्रेट, AUTOCRAT, ऑटोक्रेट, स्वेच्छाचारी शासक। हिंदी लिख दें, स्वेच्छाचारी शासक, स्वेच्छाचारी शासक। चलिए भाई, एक इस आया था स्पेलिंग करेक्शन, एमनेस्टी, AMNESTY, एमनेस्टी, स्पेलिंग करेक्शन आया था, ये स्पेलिंग करेक्शन, स्पेलिंग करेक्शन आया था आपका। चलें भाई, कुछ वर्ड मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। हो सकता है कि ईश्वर कृपा से अगर ऊपर वाले का रहमो करम रहे तो हो सकता है इसे आपको इससे कुछ बेनिफिट मिल जाए। कुछ वर्ड्स है जैसे मैंने कहा भाई REFERENCE, रेफरेंस, ठीक, अकोमोडेशन, अकोमोडेशन, कमीशन, COMMISION, कमीशन, ठीक, गवर्नमेंट, GOVERN, गवर्नमेंट, गवर्नेंस, GOVERENCE, GOVE नहीं, गवर्नेंस, भाई क्या लिख दिया, गवर्नेंस, गवर्नेंस, ठीक, काइंडनेस, काइंडनेस, विजडम, WIS, विजडम, विजडम, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप,
चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी होगी आपका। अब ध्यान दीजिएगा इसमें, जिस वर्ड के लास्ट में आपको मिलेगा ENCE, जिस वर्ड के लास्ट में TION, SION, MENT, ANCE, NESS, DOM, SHIP, HOOD या TY, ये सब के सब आपके नाउन होंगे बेटा। ये सब के सब आपके क्या होंगे? सब नाउन होंगे आपके, ये ध्यान रखिएगा आप, सब नाउन है आपके। इसको ध्यान से थोड़ा सा जानने के पहले, एग्जाम के पहले देख लीजिएगा। दूसरा, साइड से रिलेटेड वर्ड। साइड में होता है किलिंग, मतलब होता है मर्डर, यानी हत्या, जिसको हिंदी में बोलते हैं हत्या। ये वन वर्ड में पूछता है मैट्रिसाइड, मातृहत्या, मातृहत्या। किलिंग ऑफ वंस मदर, एग्जाम में पूछेगा। मैट्रिसाइड हो गया, पैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड ये हो पिता की हत्या, पितृ हत्या, पिता की हत्या हो जाएगा। फ्रैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड भाई की हत्या हो जाएगा, भाई हत्या। बहन का SORO, सोरोरी साइड, साइड सोरोसाइड है ये, बहन की हत्या हो जाएगा। बहुत पूछता है एग्जाम में, सब पूछ रहा है इस बार। इसके बाद में आपका जैसे मैरिटीसाइड, मैरिटीसाइड, ध्यान दीजिए ये मैट्री है, ये मैरिटी है। मैरिटी ये पति की हत्या, पति हत्या, पति की हत्या। अक्सोरी पूछा गया, अक्सोरी UXORICIDE, ये पत्नी की हत्या। कल या परसों पूछा गया है, ये पूछेगा भी और पूछेगा वो। जीनोसाइड, जीनोसाइड सामूहिक हत्या, सामूहिक हत्या, सामूहिक हत्या। कैनिसाइड, कैनिसाइड कुत्ते को मार देना, पूछा गया एग्जाम में। फेलिसाइड, फेलिसाइड बिल्ली को मार देना, बिल्ली की हत्या, बिल्ली मतलब कैट जिसको बोलते हैं। अच्छा भाई, और एक है आपका एवीसाइड, एवीसाइड, एवीसाइड होता है पक्षी हत्या, पक्षी हत्या। ठीक, सारे वर्ड्स हैं आपके जो साइड से रिलेटेड, काफ़ी वर्ड्स हैं इसमें। रेजिसाइड, रेजिसाइड राजा की हत्या, राजा की हत्या। पूछेगा भाई किलिंग ऑफ वंस ओन फादर, पैट्रिसाइड। किलिंग ऑफ वंस ओन मदर, मैट्रिसाइड। किलिंग ऑफ वंस ओन हस्बैंड, मैरिटिसाइड। ऐसे वन वर्ड पूछता है ये, इस बार पूछ रहा है। और है आपका एक फिलिसाइड है, फिलिसाइड बच्चे की हत्या, बच्चे की हत्या। और आपका इन्फेंटिसाइड भी है, इन्फेंटिसाइड इन्फेंट की हत्या, इन्फेंट की हत्या। ठीक, और एक है फर्टिसाइड, फर्टिसाइड भ्रूण हत्या। साइड वाला कहीं अगर आपको किसी बुक में मिले तो थोड़ा देख लीजिएगा। और वैसे ये जितना मैंने आपको लिखवाया ईश्वर की कृपा से, ईश्वर ने चाहा तो इसमें से मिल जाएंगे आपको, अगर आने होंगे तो।
और जितने बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका, ईश्वर करे कि उन सभी का परीक्षा क्वालिफाई कर लें, वो चाहे हमारे स्टूडेंट हों चाहे जिसके स्टूडेंट हों, जितने मेहनती बच्चे हैं वो सब के सब परीक्षा क्वालिफाई करें भाई। और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि जिनका एग्ज़ाम होने वाला है कल के लिए, उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, और केवल मेरी तरफ से नहीं बल्कि पूरे एमकेसी परिवार की तरफ से, एक एक मेंबर्स की तरफ से हर बच्चे को बहुत बहुत आशीर्वाद। जिन जिन बच्चों ने मेहनत किया है उन सभी के लिए हम सभी का आशीर्वाद, एमकेसी के एक एक मेंबर का। आप जाएं, जिनका कल से एग्ज़ाम होने वाला है वो जाएं और बढ़िया से पेशेंस रख के, मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट नहीं होनी चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में। आराम से जाएं, रिलैक्स होके जाएं, बैठें, 1-2 मिनट तक थोड़ा सा रिलैक्स हों। पेपर देखकर 2-4 क्वेश्चन नहीं आ रहा तो घबराने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल। कभी कभी होता है स्टार्टिंग 2-4-6 क्वेश्चन नहीं आते तो लोग घबरा जाते हैं, या कोई एक सेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ा गया, मान लीजिए आपको लगता है भाई शुरुआती का फिजिक्स वाला सेक्शन गड़बड़ा गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपका गड़बड़ हो रहा हो सकता है, सबका गड़बड़ हो रहा हो, टफ़ी पेपर आया हो, आगे वाला देखिए, उसके आगे वाला देखिए, आप रिलैक्स होकर एग्ज़ाम दीजिए। बिल्कुल ईश्वर का नाम लीजिए, मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके निकलिए, आप ईश्वर का नाम लीजिए, अपने गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए और जाइए। पेपर सबका बढ़िया होगा, जिसने मेहनत किया सबको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। हमारी तरफ से बहुत बहुत आप लोगों को आशीर्वाद, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद बेटा। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू मेजर कल्चर क्लासेस। और जैसा कि आपको पता है कि अग्निवीर का एग्जाम चल रहा है बच्चों, तो अग्निवीर के पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि 24 से लेके 31 जुलाई तक लगातार बैक टू बैक आपका एग्जाम है, तो क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं इस बारे में जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल वही सेम रहेंगे बच्चा। क्वेश्चन के लेवल में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, अब लेवल एक ही रहेगा। और दूसरी बात यह है कि बस डेटा चेंज होते रहेंगे, तो इस बारे में आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एनालिसिस देखते रहो बच्चा, एनालिसिस देखने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें पता चलेंगी। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आ रहा है। जैसे क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन, मिरर इमेज और वाटर इमेज का क्वेश्चन बार बार आ रहा है, और मैं खुद आके यहाँ पे आपको 2-3 बार बता चुकी हूँ कि एक शिफ्ट में मिरर इमेज से क्वेश्चन पूछेगा या तो वाटर इमेज से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन एक सीक्वेंस में बन चुके हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो फॉर्मूला है आपका, मिनट इज इक्वल्स टू 2/11 30h प्लस माइनस एंगल, इस फॉर्मूले पे इस बार क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, पहले की शिफ्ट्स में क्या आया है, मिरर इमेज वाटर इमेज पे क्वेश्चन आया, किसी एक शिफ्ट में मिरर इमेज पे आया था, किसी एक शिफ्ट में वाटर इमेज पे आया था। और उसके बाद अब जो क्वेश्चन बदला है वो क्वेश्चन आया है आपके इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से क्वेश्चन क्या आया है, जरा ध्यान से देखे बच्चा। यहाँ पे कोई टाइम दिया हुआ था, बच्चे ने कंफर्म नहीं किया है, कोई टाइम अप्रॉक्स था 8:30 तक अप्रॉक्स। इस टाइम पे पूछा था कि घड़ी की सुइयों के बीच में कौन सा एंगल बनेगा। अब जिसको पता है कि मिनट की वैल्यू 30 रखनी होती है, रख दिया 30। अब 2/11 और 30h की जगह 8 आ जाएगा आपका, और प्लस माइनस एंगल। इस क्वेश्चन को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 15 × 11 यानी 165, और यहाँ से आएगा 240 एंड माइनस एंगल रखेंगे, नहीं तो एंगल नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, एंगल की वैल्यू आ जाएगी 240 माइनस 165, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी 75 डिग्री। 75 डिग्री, इज दैट क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो, जिसने थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा है, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन जिसकी लैग बिहाइंड करिए, एक टाइप ऑफ रिवीजन ही हो रहा है जहां पे वो चीज़ों को, फॉर्मूले को बार बार पढ़ रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कहीं कहीं पर टाइम टेकिंग क्वेश्चन है जहां फिगरल सीरीज आ रहा है या सीक्वेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, बट उन क्वेश्चन को भी कैसे करना है, इस बात के बारे में हम लोग मैराथन में डिस्कस कर चुके हैं बच्चा, कि कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करके ऑप्शन की तरफ जाना है। अलग क्वेश्चन की बात करें बेटा, मैथमेटिकल ऑपरेशन पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन पे क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि अप्रॉक्स कैसा क्वेश्चन आ रहा है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे P का मतलब डिवाइड है, T का मतलब प्लस है, M का मतलब माइनस है, D का मतलब मल्टीप्लाई है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 12M 12D 28P 7T 15। तो यहाँ पे अगर आप m की वैल्यू रखेंगे तो माइनस होगा, यानी 12 माइनस 12, d का वैल्यू इनटू में 28p डिवाइड 7 और t प्लस 15। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन बच्चा अगर आ रहे हैं तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए कहीं ना कहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपको अगर इस बात पे ध्यान है, आप माइनस से माइनस मत कर देना जल्दी जल्दी प्रेशर में आके। वहाँ पे क्या करना है, आपको डायरेक्टली बोर्डमास का रूल जरूर फॉलो करना है। बोर्डमास का रूल कहता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड
सब्ट्रैक्शन, इस सीक्वेंस में हम फॉलो करते हैं। ब्रैकेट और ऑफ की बात तो हमारी कहीं हो ही नहीं रही है, तो सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है इस पे। तो सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे, जैसे ही 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 12 4 सा 48 हो गया, यानी 12 माइनस 48 प्लस 15 आया, यानी 48 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 27। इस वैल्यू को जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो -21 आंसर आएगा आपका। इज दैट क्लियर? -21। मैथमेटिकल ऑपरेशन देख के जाएं, क्योंकि आपके सिलेबस में भी डायरेक्टली मेंशन है कि जहाँ पे वो सिंबल्स के नाम बदल देगा। कहीं कहीं पर इसी पे क्वेश्चन नहीं आ सकता बच्चा, कहीं पर हो सकता है आपको इक्वेशन कुछ ऐसी दी हो, देख लेते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन आपको इक्वेशन ऐसी भी आ रही है, जैसे 8 × 3 + 4 - 16, ऐसा करके मान लो कोई क्वेश्चन है, डिवाइडेड बाय 3, ऐसा करके कोई क्वेश्चन है, जहाँ पे आपके नोटेशंस बदल देगा कि माइनस का मतलब डिवाइड है, माइनस को कहा जाता है डिवाइड, डिवाइड को कहा जाता है मल्टीप्लाई, प्लस को कहा जाता है माइनस, ऐसे करके कोई भी नोटेशन वो बदल देगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से हमेशा मैं फोकस करते आई हूँ कि नंबर सीरीज से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। तो नंबर सीरीज क्या है? जैसे नंबर सीरीज का आपका एक जो क्वेश्चन है मैं आपको करा देती हूँ। क्वेश्चन है बच्चा कुछ ऐसा, 8, 15, 28, 53 और ये आया क्वेश्चन मार्क। तो इसके बारे में आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर सूट करेगा अगला वाला। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया कि कैसे अप्रॉक्स में आप नंबर देखते हैं। आप देखा करें वो डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, माइनस हो रहा है, बीच में डिफरेंस देखते हैं, ऑल्टरनेटिव देखते हैं, मल्टीपल सीक्वेंस हमने कर रखी है नंबर सीरीज की। तो यहाँ पे जैसे ही हम देखेंगे 8, 15, 28, क्या ये डबल के अप्रॉक्स जा रहा है? क्या ये डबल के अप्रॉक्स जा रहा है? यानी कि यहाँ से क्या हुआ है, × 2 - 1, यहाँ × 2 - 2, यहाँ × 2 -3, तो नेक्स्ट टर्म होगा आपका × 2 - 4। इज दैट क्लियर? तो जैसे ही आप × 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 106, और उसमें से -4 करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 102। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। एक बच्चे ने बताया कि सिटिंग अरेंजमेंट पे मैम क्वेश्चन आया है, सिटिंग अरेंजमेंट पे भी मैम क्वेश्चन आ रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, जहाँ पे 6 लोगों को बैठाने की व्यवस्था बताई गई थी। तो एक बार उसको भी आप देख लीजिए। रीजनिंग का सिलेबस बहुत ही कन्फाइंड है। रैंकिंग जब उसने लिखा है रैंकिंग, तो रैंकिंग पे क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं कि अगर मान लो राम जो है वो श्याम से बड़ा है, और श्याम जो है वो सीता से छोटा है, और सीता जो है वो मान लो कि कविता से बड़ी है, तो ऐसे करके आपको कुछ ना कुछ डेटा दे देगा, और उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा इसमें से पर्सन छोटा है। तो टॉलेस्ट यंगेस्ट के क्वेश्चन कर लीजिए। टॉलेस्ट यंगेस्ट क्वेश्चन में साथ साथ कभी कभी वो यहाँ पे वेट डाल देता है कि अगर ये ज़्यादा भारी है इस पर्सन से, ये पर्सन ज़्यादा भारी है उस पर्सन से, तो उनके बीच में भी आपको कंपेरिजन करना होता है। इस बात का भी ध्यान रखें। और इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चा, एनालिसिस है तो देखते जाइए कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। फिगर काउंटिंग पे जैसा कि आपको पता ही है कि फिगर काउंटिंग पे पहले ही सीरीज में क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे स्क्वायर्स को काउंट करने की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और सिमिलरली अब ट्राइंगल पे काउंट करने का भी क्वेश्चन आया हुआ है। समथिंग कोई फिगर था जहां पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने थे, तो इसके बारे में भी आप जानते रहे। मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे काउंट करते हैं, थोड़ी सी आप ट्रिक जानते रहे। जैसे ये ट्राइंगल है, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3, तो क्या होता है 1 + 2 + 3, यानी कि कितना आ गया 6 हो गया। अगर हम इसी ट्राइंगल को ऐसे बना दे 1 2 3 4, तो यहाँ कितने हो गए 1 2 3 4 5, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, और यानी आंसर आ गया आपका 15। लेकिन अगर मैं इसी में और लाइंस खींच दूं तो ये क्या होगा, इस बेस से 15, यहाँ से कितने आएंगे, तो आप क्या कर दीजिए 15 × 3, क्योंकि कितने बेसेस दिख रहे हैं, इस बेस से 15 ट्राइंगल्स आए। तो कितनी तरह के बेस हैं यहाँ पे बने हुए ट्राइंगल के, 1 2 3, तो यानी × 3 कर दीजिए, यानी 45 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर कोई स्क्वायर है उसके अंदर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने का मतलब क्या होता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो 1 2 3 4 स्मॉल ट्राइंगल्स आप काउंट करिए, 4 है, तो 4 है तो आप 4 × सीधा 2 कर दीजिए, यानी 8 आ जाएगा आपका आंसर। और सिमिलरली एक और क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगर ये क्वेश्चन ऐसा है तो इसमें कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, 1 2 3 4 5 6, तो यू हैव टू डू 6 × 2, यानी कि 12 विल बी योर आंसर। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं बच्चा, थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। दूसरी बात, वाटर इमेज मिरर इमेज के जो क्वेश्चन मैंने आपको क्लॉक के बताए,
वाटर इमेज, मिरर इमेज, फिर से एक बार रिकॉल कर लो ताकि तुम भूलो ना, क्योंकि बार बार पेपर में आ रहा है, तुम्हें फ्री का नंबर दिला के आएगा अगर तुमने मेरी बात ध्यान से सुन ली यहाँ पे। तो मिरर इमेज का क्वेश्चन बच्चा कह रहा है कि अगर सिर्फ और सिर्फ टाइम है तो उसे 12 बजे से माइनस कर दो, और अगर मिनट भी इन्वॉल्व है तो 11:60 से माइनस कर दो। वाटर इमेज का क्वेश्चन कहता है कि आप उस टाइम को 18:30 से माइनस करो या तो फिर 17:90 से माइनस करो। अब इन टाइम्स का यूज कहाँ कहाँ पे है, ध्यान से देखो। इन टाइम का यूज यहाँ पे है बच्चा कि अगर मैंने पूछ लिया 4 बजे का मिरर इमेज बताओ, 4 बजे का मिरर इमेज बताओ, तो आपको 12 बजे से माइनस करना है। यही लिखा होता है 4:20 का मिरर इमेज बताओ, तो आपको 11:60 से माइनस करना पड़ता, ना कि 11 से। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैंने पूछ लिया कि 3:17 का वाटर इमेज बताओ, तो आप ये वाला टाइमिंग यूज करेंगे। यही लिखा होता 3:45 का टाइमिंग बताओ, तो बेटा ये टाइम यूज होता। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो मिनट है ना, ये 30 से छोटा है, और यहाँ पे जो मिनट है ये 30 से बड़ा है। जब 30 से बड़ा होगा तो 90 यूज करेंगे, जब 30 से छोटा होगा तो ये आपका 30 वाला यूज होगा, 18:30 यूज होगा। बात क्लियर है? आपकी कोडिंग एंड डिकोडिंग का कुछ क्वेश्चन आया है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था बच्चा, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बच्चे ने बताया कुछ मैम -1 पे बेस था, देख लेते हैं। ट्विंकल जैसे लिखा है, और ट्विंकल को अगर लिखा जाए DKJM, ठीक है, DKJMHVS को अगर ये लिखा गया है, तो आपसे पूछा है कि फिल्टर्स को कैसे लिखा जाएगा। तो अगर आपको मैंने प्रायोरिटी कोडिंग एंड डिकोडिंग की ऑलरेडी पढ़ा रखी है, कैसे करते हैं प्रायोरिटी, क्या देखते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग की, मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले प्रायोरिटी देखते हैं बच्चा आप पोजीशन की, कि क्या उसी लेटर के पोजीशन बदल के तो नहीं लिख दिए। दूसरी प्रायोरिटी देखते हैं आप ऑपोजिट की, कि क्या नंबर के ऑपोजिट्स तो नहीं इन्वॉल्व हैं। तीसरी प्रायोरिटी आप देखते हैं कॉमन कोडिंग की। कॉमन कोडिंग की क्वेश्चन हमने मैराथन में बहुत किए हैं, ठीक है, कॉमन कोडिंग। उसके बाद आता है आपका फॉरवर्ड, उसके बाद आता है रिवर्स, और देन यू चेक फॉर क्रॉस, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस प्रायोरिटी वाइज काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक में -1 है। भाई सबकी नंबरिंग कर लिया करो, सबसे आसान तरीका क्या होता है, सबकी नंबरिंग कर ली। T20, W23, I9, N14, K11, L12, E5। इसी तरह D कितना हो गया, 4, 11, J10, M क्या है आपका 13 है, H8, V 22। ऐसे क्वेश्चन दिए। तो अब क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हर जगह क्या है बच्चा, हर जगह -1 -1 -1 -1 किया हुआ है। तो सिमिलरली आप इसकी पोजीशन वैल्यू लिखकर हर लेटर को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर कुछ ऐसा आएगा बच्चा, क्या आएगा आंसर आपका, देख लेते हैं। आंसर आएगा RQDSKHE। सब में एक एक पोजीशन माइनस कर देना, तुरंत आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? साथ में बेटा फिगर कंप्लीशन के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन एक एग्जांपल ले लेते हैं। फिगर कंप्लीशन अभी फिर से ध्यान से सुन लो। जैसे ये डायग्राम है, यहाँ मैंने ट्राइंगल बनाने शुरू किए, यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम दे दिया। तो फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि यहाँ पे क्या डायग्राम आना चाहिए, तो मल्टीपल ऑप्शन देंगे, मल्टीपल ऑप्शन होंगे बेटा। एक डायग्राम हो सकता है ऐसा हो, एक डायग्राम आपका कैसा होगा, ध्यान से देखो, फिर से अच्छे से बना देते हैं, देखो ध्यान से। एक डायग्राम हो सकता है कुछ ऐसा दे दे, एक डायग्राम कुछ आपका हो सकता है ऐसा दे दे, हो सकता है एक डायग्राम आपको ऐसा मिल जाए और एक डायग्राम आपको मिल जाए ऐसा। अब डिफरेंस क्या है, ये तो बीच में ये तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होने देगा, इसको तो हटा दो। ये तो क्या, अब भाई इस डायग्राम में अगर आप ट्रायंगल बना रहे हो तो आपके इस तरीके के डायग्राम में और इस तरीके के डायग्राम में बेटा अंतर है, तो इस बात को भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे यही डायग्राम उठा के रखोगे तभी फिट बैठेगा, ये तो उल्टा दिया हुआ है, ये तो उल्टा दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि यही डायग्राम यहाँ पे फिट बैठेगा, यही आंसर होगा। एनालॉगी का क्वेश्चन, एनालॉगी का क्वेश्चन, फिगर सीरीज का एक और क्वेश्चन देख लो ताकि तुम्हें फिर से क्लियर हो जाए। जैसे कि अगर मैंने एक डायग्राम ले लिया, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, अगर ये एक डायग्राम ले लिया और यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो फिगर कंप्लीट करना है, तो फिगर कंप्लीट में क्या आएगा भाई, एक सर्कल होगा, दो सर्कल होगा, 3, और उसके बाद यहाँ पे बीच में 2 डॉट्स आएंगे। अब ये जो फिगर जिसने पकड़ ली वो वही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पे कॉमन कोडिंग बेटा, कैलेंडर के क्वेश्चन, ठीक है, कैलेंडर के क्वेश्चंस आर आल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कैलेंडर के क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं, ठीक है। नॉन वर्बल में, नॉन वर्बल की अगर मैं बात करूं तो नॉन वर्बल में फिगरल सीरीज के क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, एनालॉगी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनालॉगी के क्वेश्चन, पेपर कटिंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पेपर
पेपर कटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर कटिंग का कंसेप्ट कैसे करते हो भाई, ये पेपर है मान लो मेरा, अब मैंने इसको यहाँ से फोल्ड कर दिया तो ये पेपर मेरा ऐसा हो गया। अब अगर मैंने इसको फिर से यहाँ से फोल्ड कर दिया तो ध्यान से देखो ये पेपर ऐसा हो गया। अब मैंने हो सकता है यहाँ पे क्या कर दिया हो, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया है। तो अब बेटा आप रिवर्स ऑर्डर पे इसकी मिरर इमेज देखते जाओ। अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ रखूँ तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बना होगा, यानी ये जब ओपन होगा तो ये डायग्राम कुछ ऐसा कंप्लीट हो जाएगा। अब ये डायग्राम जब यहाँ पे आएगा और इसको मैं ओपन करूंगी तो यहाँ पे एक ट्रायंगल तो ऑलरेडी बना हुआ है इस तरह का डायमंड शेप, और इसको जब मैं खोलूंगी तो यहाँ पे एक और डायमंड शेप बन जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको फिगर काउंट करके उसकी मिरर इमेज देखते रहना है और जो क्वेश्चन आए उसी का आंसर उसी के अकॉर्डिंग मार्क करते रहना है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पेपर कटिंग एक बार देख लेना। डाइस का क्वेश्चन बच्चा, डाइस का क्वेश्चन इस बार पिछली बार सेट में पूछा है 2 सरफेस कॉमन से, जिसका मैं पिछले एनालिसिस में क्वेश्चन करा चुकी हूँ। इस बार क्वेश्चन आया है डाइस का 1 सरफेस कॉमन से। ध्यान दीजिए क्या आया है 1 सरफेस कॉमन से डाइस का क्वेश्चन। जैसे ये लिखा है अल्फा बीटा गामा, कुछ ऐसा ही शब्द वहाँ लिखे हुए थे। तो यहाँ लिखा है अल्फा, मान लेते हैं यहाँ ट्रायंगल लिखा है और यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आपसे पूछ लिया जैसे बच्चा कि गामा का बताना है, तो गामा में आप क्या करते हो, क्लॉकवाइज 2 बार घूमोगे तभी जाके ये क्लॉकवाइज 1 बार घूमोगे तभी गामा मिल गया। तो यहाँ से क्लॉकवाइज 1 बार घूमोगे तो क्या मिलेगा, गामा का आपको मिल जाएगा बच्चा ट्रायंगल। इज दैट क्लियर? तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें और बच्चों ध्यान से क्वेश्चन करते रहें, ठीक है। एनालॉजी के क्वेश्चन को ध्यान दें, सिटिंग अरेंजमेंट रैंकिंग के क्वेश्चन को भी ध्यान दें। आपको बार बार बोल रही हूँ, नंबर सीरीज से, एनालॉजी से, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आ रहा है बच्चा। तो इस टॉपिक को वाटर इमेज, मिरर इमेज, बार बार कंसेप्ट बता दिया, रटी रटाई चीज है, अब इसको गलत करके मत आना, ठीक है। तो ऐसे ही कंसेप्ट को पढ़ते रहे बेटा, अगले एनालिसिस के लिए जरूर वेट करेंगे आप लोग। और क्वेश्चन पेपर जल्दी से हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप जरूर से जरूर हमें क्वेश्चन सेंड करते रहें, ठीक है। और अग्निवीर के नए नए बैचेस हमारे क्लासेस में लॉन्च होते ही रहते हैं, तो अगर जिसकी प्रिपरेशन जिसको लग रहा है कि इस बार कम होने वाली है तो वो ज़रूर से बैचेस को ज़रूर ज्वाइन करे ताकि उसकी प्रिपरेशन अगली बार के लिए फुलफिल हो जाए। तो बच्चों जय हिंद एंड टेक केयर।